बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गार्डियन एंड वार्ड एक्ट 1890, ये एक्ट नंबर 8 है 1890 का, और इसकी इनेक्टमेंट डेट है जी 21 मार्च 1890। और ये एक्ट बनाया क्यों गया था? ताकि वो अमेंड किया जाए लॉ रिलेटिंग टू द गार्डियन एंड वार्ड एक्ट। और इसको बनाया गया था, इससे पहले जितने भी लॉज थे उनको कंसोलिडेट कर दिया गया, अमेंड किया गया और एक लॉ बना दिया गार्डियन एंड वार्ड एक्ट। चैप्टर 1 गार्डियन एंड वार्ड एक्ट होता क्या? बेसिकली गार्डियन कहते हैं जो कि वार्ड जो है वो माइनर, जो कि एज ऑफ 18 साल से कम का बच्चा हो उसके लिए, जो उसकी प्रॉपर केयर टेक करने के लिए जिससे अपॉइंट किया जाता है वो गार्डियन होता है। गार्डियन जो है वो कोर्ट के ज़रिए भी अपॉइंट होता है, विल के ज़रिए भी अपॉइंट किया जा सकता है, या किसी और तरीके से भी अपॉइंट हो सकता है पार्टी। चैप्टर 1 है जी प्रिलिमिनरी, और टाइटल एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। ये एक्ट जो है कहलाएगा गार्डियन एंड वार्ड एक्ट 1890, और ये एप्लीकेबल है पूरे पाकिस्तान पर, और इसकी डेट ऑफ इन्फोर्समेंट है 1 जुलाई 1890। सेक्शन 2 इसका रिपील्ड है। सेक्शन 3 है जी सेविंग ऑफ जुरिस्डिक्शन ऑफ कोर्ट्स ऑफ वार्ड्स एंड चार्टर्ड हाई कोर्ट्स। ये एक्ट जो कहलाएगा, इस एक्ट को पढ़ा जाएगा सब्जेक्ट टू एवरी इनेक्टमेंट हेयर टू फोर और हेयर आफ्टर पास रिलेटिंग टू द any court of wards by any competent legislature authority or person in Pakistan, and nothing in this act shall be construed to affect or in any way derogate from jurisdiction or authority of any court of wards or to take away any power possessed by any high court। मतलब कोई भी और जहाँ पर भी जो भी चीज़ लिखी हुई है हाई इसके गार्डियन एंड वार्ड के हवाले से हाई कोर्ट ने, जैसे कि अगर आप इसके क्रॉस रेफरेंस में लिख सकते हैं चैप्टर 2 वॉल्यूम 2 हाई कोर्ट रूल एंड ऑर्डर का, तो वो अपनी जगह बरकरार रहेंगे, उस पर ये इफेक्ट नहीं करेगा। मतलब उसमें जो रूल्स बेसिकली बताए गए हैं वो भी सारे एप्लीकेबल होंगे। सेक्शन 4 है डेफिनेशन इन दिस एक्ट अनलेस देयर इज समथिंग रिपग्नेंट इन द सब्जेक्ट और कंटेक्स्ट। माइनर से मुराद वो पर्सन है जो कि मेजोरिटी एक्ट 1875 के तहत उसने मेजोरिटी अटेन नहीं की। मेजोरिटी अटेन उसमें 18 साल वाले को मेजर कहा गया, 18 साल से कम वाला माइनर है, तो जो वार्ड है वो माइनर ही होता है। गार्डियन मीन्स अ पर्सन हैविंग द केयर ऑफ अ पर्सन ऑफ अ माइनर और ऑफ हिज प्रॉपर्टी और बोथ हिज पर्सन और प्रॉपर्टी। माइनर गार्डियन कौन होगा? जिसे अपॉइंट किया जाएगा पर्सन की केयर के लिए या उसकी प्रॉपर्टी के लिए या दोनों के लिए। वार्ड से मुराद माइनर है जो कि जिसकी पर्सन या प्रॉपर्टी के लिए गार्डियन अपॉइंट किया गया। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से मुराद वो कोर्ट जिसके पास जुरिस्डिक्शन है कि वो सिविल कोर्ट प्रोसीजर के तहत जो अपॉइंट की गई है, और उसमें हाई कोर्ट भी शामिल है जो कि उसकी अपनी ओरिजिनल सिविल जुरिस्डिक्शन एक्सेप्ट करते हुए। कोर्ट से मुराद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है जिसके पास जुरिस्डिक्शन है कि वो एंटरटेन कर सके कोई भी एप्लीकेशन इस एक्ट के तहत अपॉइंट करने के लिए या डिक्लेयर करने के लिए किसी भी पर्सन को टू बी अ गार्डियन। और जहाँ पर कोई गार्डियन जो अपॉइंट किया गया है या डिक्लेयर किया गया इन पर्सन ऑफ सच एप्लीकेशन, उस एप्लीकेशन के तहत, तो कोर्ट जिसके पास कोर्ट या फिर कोई भी कोर्ट का ऑफिसर जो कि अपॉइंट कर रहा है, डिक्लेयर करता है गार्डियन को इस एक्ट के तहत, डीम टू हैव अपॉइंटेड और डिक्लेयर्ड द गार्डियन or in any matter relating to the person of the ward of the district court having jurisdiction in the place where the ward for the time being ordinarily reside, और जिसकी jurisdiction में वार्ड रहता है वो भी कोर्ट कहलाएगी। उसके अलावा in respect of any proceeding transferred under section 4A the court of the officer or the officer to whom such proceeding has been transferred, ये 4A के तहत जो प्रोसीडिंग ट्रांसफ़र हो रही है तो जिसके पास ट्रांसफ़र हो के जाएंगे वो भी कोर्ट कहलाएगी। 6 में जी कलेक्टर से मुराद चीफ ऑफिसर इंचार्ज ऑफ रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन है किसी भी डिस्ट्रिक्ट का, और इसमें इंक्लूड है ऑफिसर जिसको भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट पर नोटिफिकेशन के ज़रिए या फिर बाय वर्च्यू ऑफ ऑफिस अपॉइंट कर देगी। वर्च्यू ऑफ ऑफिस का मतलब होता है कि वो कोई और फंक्शन परफॉर्म कर रहा है और साथ उसे ये वाले फंक्शन भी दे दिए जाएँ कि वो गार्डियन के तौर पर भी काम करें। 8 में 7 ओमिटेड है, 8 में प्रिस्क्राइब बाय रूल्स, मतलब जो रूल्स हाई कोर्ट ने बनाए हैं इस एक्ट के तहत, वो हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स में वॉल्यूम 2 चैप्टर 2 में है। सेक्शन 4A है पावर टू कन्फर जुरिस्डिक्शन ऑन सबॉर्डिनेट जुडिशियल ऑफिसर्स एंड ट्रांसफ़र प्रोसीडिंग टू सच ऑफिसर्स।
हाई कोर्ट जो है वो जनरल या स्पेशल ऑर्डर के ज़रिए एम्पावर कर सकती है किसी भी ऑफिसर को जो कि एक्सरसाइज कर रहा है ओरिजिनल सिविल जुरिसडिक्शन सबॉर्डिनेट टू द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के सबॉर्डिनेट या ऑथोराइज कर सकती है किसी भी जज को, किसी भी डिस्ट्रिक्ट जज को, कि वो एम्पावर करे किसी भी सच सबॉर्डिनेट ऑफिसर को और डिस्पोज ऑफ करे वो प्रोसीडिंग इस एक्ट के तहत जो उसको ट्रांसफ़र की गई हैं इस प्रोविज़न के तहत। और जो जज ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में बाय ऑर्डर इन राइटिंग ट्रांसफ़र करेगा किसी भी स्टेज के ऊपर अंडर प्रोसीडिंग को इस एक्ट के तहत जो कि पेंडिंग होंगी कोर्ट फॉर डिस्पोजल और एनी टू एनी ऑफिसर सबॉर्डिनेट एम्पावर्ड अंडर दिस एक्ट किसी भी सबॉर्डिनेट ऑफिसर को ट्रांसफ़र कर सकता है। अब जज ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है वो किसी भी स्टेज पर ट्रांसफ़र कर सकता है किसी अपनी खुद की कोर्ट में या फिर किसी सबॉर्डिनेट कोर्ट में प्रोसीडिंग जो भी पेंडिंग चल रही है, मतलब एक कोर्ट से दूसरी कोर्ट में ट्रांसफ़र कर सकता है या वो खुद अपने पास भी हियरिंग कर सकता है। व्हेन एनी प्रोसीडिंग आर ट्रांसफर्ड अंडर दिस सेक्शन इन एनी केस इन विच अ गार्डियन हैज़ बीन appointed or declared, the judge of the district court may by order in writing declare that the court of the judge or officer to whom they are transferred shall for all or any of the purposes of this act be deemed to be court which appointed or declared the guardian। तो जिस कोर्ट के पास वो ट्रांसफ़र होकर जाएंगे वही कोर्ट गार्डियन कोर्ट तस्वर की जाएगी। चैप्टर 2 है इसकी जी। चैप्टर 1 में है 1 से लेकर 4A तक। सेक्शन चैप्टर 2 में अपॉइंटमेंट एंड डिक्लेरेशन ऑफ गार्डियन। सेक्शन 5 है पावर ऑफ पेरेंट्स टू अपॉइंट, ये ओमिटेड है। 6 जो है सेविंग ऑफ पावर टू अपॉइंट इन अदर केसेस, इसको भी थोड़ा सा अमेंड करने की ज़रूरत है लेकिन उन्होंने नहीं किया। इन केस ऑफ अ माइनर हु इज़ नॉट एन यूरोपियन ब्रिटिश सब्जेक्ट, अब ये यूरोपियन ब्रिटिश सब्जेक्ट ही जब ओमिट कर दिया तो फिर उसको यहाँ पर लिखने की क्या ज़रूरत है, मतलब इसको भी ओमिट होना चाहिए था। खैर, नथिंग इन दिस एक्ट शैल बी कंस्ट्रूड टू टेक away or derogate from any power to appoint a guardian of his person or property or both, which is valid by the law to which the minor is subject। उसके वो कहता है कि जी कोई भी चीज़ जो है वो इस को कंस्ट्रूड नहीं की जाएगी, जो ना ही वो ख़त्म की जाएगी अपॉइंटिंग पावर के हवाले से, मतलब ये वाला जो एक्ट है वही एप्लीकेबल होगा। उसके अलावा कहीं और अगर इसके हवाले से कोई वैलिड लॉ ने कोई बात कही गई है माइनर के हवाले से तो वो वैसे की वैसे रहेगी। मतलब जैसे इसके हवाले से आप वो जब नल जस्टिस सिस्टम एक्ट लिख सकते हैं उसमें भी माइनर के हवाले से कोई बात है तो वो वैसे उसको वैसे ही डील किया जाएगा। सेक्शन 7 है जी पावर ऑफ कोर्ट टू मेक ऑर्डर एज टू गार्डियनशिप। जहाँ पर कोर्ट सेटिस्फाइड है कि इट इज़ फॉर द वेलफेयर ऑफ माइनर दैट एन ऑर्डर शुड बी मेड, कि एक ऑर्डर किया जाना चाहिए अपॉइंटमेंट ऑफ गार्डियन के बारे से, इसके पर्सन की या उसकी प्रॉपर्टी की या दोनों के लिए, या फिर डिक्लेयर किया जाएगा किसी पर्सन को सूबे सच गार्डन। ये अपॉइंटमेंट और डिक्लेयर में मतलब डिक्लेयर किसी के शख्स के पास अगर ऑलरेडी उसकी प्रॉपर्टी की या पर्सन की पोजेशन है तो उसको डिक्लेयर कर देंगे कोर्ट के यही गार्डियन रहेगा, और अपॉइंटमेंट में किसी और शख्स को अपॉइंट करेगी कि वो बतौर गार्डियन के वर्क करे। दोनों में ये फ़र्क है। एन ऑर्डर अंडर दिस सेक्शन shall imply the removal of any guardian who has not been appointed by will or other instrument or appointed or declared by the court। वो कहते हैं कि अगर तो कोई गार्डियन जो है वो अप्लाई कोर्ट ने अपॉइंट किया है या फिर बिल के ज़रिए या किसी भी इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए अपॉइंट हुआ है तो उसको रिमूव नहीं करेगी कोर्ट। अदरवाइज़ जो है वो किसी और गार्डियन, कोई और गार्डियन है तो उसको रिमूव कर सकती है कोर्ट। Where a guardian has been appointed by will or other instrument or appointed or declared by the court, an order under this section appointing or declaring another person to be guardian in his stead shall not be made until the powers of the guardian appointed or declared as aforesaid have ceased under the प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। अगर कोई गार्डियन अपॉइंट किया गया है विल के किसी विल के ज़रिए से किसी भी इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए से और तो कोर्ट ने उसको डिक्लेयर कर दिया कि यही गार्डियन जो है वो अपॉइंट किया जाना चाहिए, और तो फिर वो जो है कोर्ट नया गार्डियन नहीं अपॉइंट करेगी, या तो अगर उसकी शैल नॉट बी मेड अनटिल द पार्ट्स ऑफ द गार्डियन अपॉइंटेड डिक्लेयर एज पर सीज टू अंडर द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। मतलब अगर वो फंक्शन परफॉर्म करने के लिए सीज हो गया तो फिर वही नया अपॉइंट होगा, अदरवाइज वही का वही रहेगा। सेक्शन 8 है जिसका पर्सन इंटाइटल टू अप्लाई फॉर ऑर्डर। An order shall not be made under the last foregoing sections except on the application of person
डिज़ायरस ऑफ बीइंग और क्लेमिंग टू बी गार्डियन ऑफ द माइनर, अगर कोई पर्सन ये चाहता है कि वो माइनर के गार्डियन बने। एनी रिलेटिव और फ्रेंड ऑफ द माइनर, कोई रिश्तेदार या कोई दोस्त माइनर का। कलेक्टर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट और अदर लोकल एरिया विद इन विच द माइनर ऑर्डिनरी रिजाइड और इन विच ही हैज़ प्रॉपर्टी, जहाँ पे माइनर रहता है या उसकी प्रॉपर्टी है। कलेक्टर हैविंग अथॉरिटी विद रिस्पेक्ट टू द क्लास ऑफ टू विच ही बिलोंग्स टू विच द माइनर बिलोंग, जिस क्लास से माइनर बिलोंग करता है या जिस जहाँ पर कलेक्टर की अथॉरिटी है, तो कलेक्टर भी अपॉइंट हो सकता है। अब इन शॉर्ट इसमें अगर हम से ये सवाल पूछा जाए कि कौन लोग इंटाइटल्ड हैं माइनर का गार्डियन बनने के लिए, तो गार्डियन बनने के लिए जो शख्स चाहता है खुद या उसका कोई रिश्तेदार या उसका कोई दोस्त या कलेक्टर, उसके अलावा पेरेंट्स भी होते हैं आगे के बाद। 9 कोर्ट हैविंग जुरिस्डिक्शन टू एंटरटेन एप्लीकेशन इफ़ द एप्लीकेशन इज विद रिस्पेक्ट टू गार्डियनशिप of the person of the minor, it shall be made to the district court having jurisdiction in the place where the minor ordinarily reside, जहाँ पर minor reside करता होगा वहाँ पर application दी जाएगी। If the application is with respect to the guardianship of the property of the minor, it may be made either to the district court having jurisdiction in place where the minor ordinarily reside or to the district कोर्ट हैव जुरिस्डिक्शन इन प्लेस वेयर ही हैज़ प्रॉपर्टी। अगर प्रॉपर्टी की हमारे से गार्डियनशिप है तो दोनों में से किसी भी जगह पर दी जा सकती है, जहाँ पर माइनर रहता हो या जहाँ पर प्रॉपर्टी सिचुएट कर रही होगी। इफ़ एन एप्लीकेशन विद रिस्पेक्ट टू द गार्डियनशिप ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ अ माइनर इज मेड टू द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अदर देन दैट हैविंग जुरिस्डिक्शन इन द प्लेस where the minor ordinarily reside, the court may return the application if in its opinion the application would be disposed of more justly or conveniently by any other district court having jurisdiction। अगर किसी कोर्ट को लगता है कि उस कोर्ट की जुरिस्डिक्शन नहीं है और जिसकी जुरिस्डिक्शन है उसको ही डिसाइड करना चाहिए, तो फिर वो उसको एप्लीकेशन को रिटर्न कर देगी। 9(3) के तहत 10 में है जी फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन। इफ़ द एप्लीकेशन इज़ नॉट मेड बाय द कलेक्टर इट शैल बी बाय पिटिशन साइंड एंड वेरीफाइड इन द मैनर प्रिस्क्राइब्ड बाय द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर एक्ट नंबर 5 ऑफ 1908 फॉर द साइनिंग एंड वेरिफिकेशन ऑफ प्लेंट एंड स्टेटिंग सो फार एज कैन बी असर्टेन। अब ये एप्लीकेशन जो है वो किस फॉर्म में होगी, उसमें CPC का प्रोसीजर ही अप्लाई होगा, साइनिंग होगी, वेरिफिकेशन होगी और उसमें पर्टिकुलर्स लिखे जाएंगे, प्लेंट की सूरत में होगी। और जैसे कि वेरिफिकेशन ऑफ प्लेंट होती है तो इसको भी वेरीफाई किया जाएगा, लेकिन इसके पर्टिकुलर जो है वो इसमें बताए गए हैं वही लिखे जाएंगे। अब पर्टिकुलर्स में क्या लिखा जाएगा, नेम, सेक्स, रिलीजन, डेट ऑफ बर्थ एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंस ऑफ द माइनर वेयर द माइनर इज फीमेल, वेदर शी इज मैरिड एंड इफ सो the name and age of the husband, the nature, situation and approximate value of the property if any of the minor, the name and residence of the person having the custody or possession of the person or property of the minor but near relations to the minor has and where they reside, whether a guardian of the person or property or both of the minor has been appointed by any person entitled or claiming to be entitled by the law to which the minor is subject to make such appointment, whether application has at any time been made to the court or to any other court with respect to the guardianship of the person or property or both the minor, and if so went to what court and with what result, whether the application is for the appointment or declaration of a guardian of the person of the minor or of his property or both, where the application is to appoint a guardian, the qualification of the proposed guardian, where the application is to declare a person to be a guardian, the grounds on which the person that person claimed, the causes which have led to making the application and such other particulars if any as may be prescribed as the nature of the application renders it necessary। ये सेक्शन 10 में जो बताए गए हैं सारे के सारे पर्टिकुलर्स, ये बेसिकली एसेंशियल ऑफ गार्डियन एप्लीकेशन के हैं। और ये इस तरह पंजाब में, तो बाकी सूबों का मुझे नहीं पता, लेकिन पंजाब में जो है वो बनी बनाई गार्डियन एप्लीकेशन जो है वो फॉर्म एक शक्ल में मिलती है और उसमें ये सारे के सारे एसेंशियल लिखे होते हैं, बस वो क्वेश्चन की शक्ल में लिखे होते हैं। ये जैसे दिया ना इसमें, वेदर द एप्लीकेशन इज डीम्ड टू डिक्लेयर टू बी पर्सन टू बी गार्डियन, तो इस तरह सवालनामा होता है, एक उर्दू में लिखा हुआ और उसके सिर्फ जवाब लिखने होते हैं हाँ या ना में। तो ये जो है एसेंशियल्स पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे एसेंशियल लिखने ज़रूरी हैं अगर सवाल पूछा जाता है कि फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन के बारे से। और प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर किसी को वो उर्दू वाले मुश्किल अल्फाज समझने आते हैं तो वो यहाँ से इंग्लिश से वेरीफाई कर सकते हैं। ये सारे के सारी चीज़ें उसमें लिखी होती हैं। अच्छा जी, आगे है जी, इफ़ द एप्लीकेशन इज़ मेड बाय द कलेक्टर इट शैल बी बाय लेटर एड्रेस टू द court and forward by post or in such other manner as may be found convenient, it shall state the as far as possible the particulars mentioned in subsection 1। अगर एप्लीकेशन कलेक्टर की तरफ से है तब भी
ये सारे के सारे पर्टिकुलर्स लिखे जाएंगे। द एप्लीकेशन मस्ट बी अकम्पनीड बाय अ डिक्लेरेशन ऑफ द विलिंगनेस ऑफ प्रपोज गार्डियन टू एक्ट एंड द डिक्लेरेशन मस्ट बी साइंड बाय हिम एंड अटेस्टेड एटलीस्ट 2 विटनेसेस। एप्लीकेशन जो है वो साइन की जाएगी प्रपोज गार्डियन के ज़रिए से और अटेस्ट की जाएगी कम से कम 2 विटनेसेस के ज़रिए से। 2 विटनेसेस होना ज़रूरी है। 11 है जी प्रोसीजर ऑन एडमिशन ऑफ एप्लीकेशन। इफ़ द कोर्ट इज सेटिस्फाइड दैट देयर इज अ ग्राउंड फॉर प्रोसीडिंग ऑन द एप्लीकेशन इट शैल फिक्स अ डे फॉर द हियरिंग देयर ऑफ एंड काज नोटिस ऑफ द एप्लीकेशन एंड ऑफ द डेट फिक्स्ड फॉर हियरिंग। तो एक डेट फिक्स करेगी कोर्ट हियरिंग के लिए। जब एप्लीकेशन आएगी कोर्ट के पास तो फिर वो नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग फिक्स करेगी। किस लिए? टू बी सर्व्ड इन द मैनर डायरेक्टेड इन द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर एक्ट नंबर 5 1908 कि वो जो सीपीसी का प्रोसीजर है ना, मतलब सेक्शन ऑर्डर 5 वाला, वो सारा का सारा अप्लाई होगा नोटिस के लिए। द पेरेंट्स ऑफ द माइनर नोटिस अब करेगी किसको? पेरेंट्स ऑफ द माइनर को। इफ़ दे आर रिजाइडिंग इन पाकिस्तान the person if any named in the petition or letter as having the custody or possession of the person or property of the minor, जिस पर्सन के पास प्रॉपर्टी या पर्सन की पोजेशन है उसको नोटिस करेगी। द पर्सन प्रपोज्ड इन द एप्लीकेशन लेटर टू बी अपॉइंटेड और डिक्लेयर्ड गार्डियन अनलेस द पर्सन हिमसेल्फ द एप्लीकेंट। अगर तो वो प्रपोज गार्डियन जो है वो खुद एक ही बंदा है और वही गार्डियन बनना चाहता है, या उसके अलावा अगर कोई और गार्डियन बनना चाहता है तो उसको भी नोटिस करेगी, या जो ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है गार्डियन उसका भी नोटिस करेगी। मतलब एक बंदा गार्डियन डिक्लेयर हो चुका है और उसके बाद कोई और गार्डियन बनना चाहता है और उसका एप्लीकेशन देता है तो फिर कोर्ट जो है पहले वाले गार्डियन को नोटिस करेगी कि भाई एक एप्लीकेशन आई है। एनी अदर पर्सन टू होम इट द ओपिनियन ऑफ द कोर्ट स्पेशल और नोटिस ऑफ द एप्लीकेशन शुड बी गिवन, या कोई और जो कि कोर्ट को लगता है कि इसको भी नोटिस करना चाहिए। टू बी posted on some conspicuous part of the courthouse and the residence of the minor and otherwise published in such manner as the court subject to any rules made by the high court under this act thinks fit। और ये जो नोटिस है वो किसी कॉन्स्पिक्यूस पार्ट के ऊपर कोर्ट में लगा दिया जाएगा जो कि माइनर के, या फिर पब्लिश किया जाएगा इन द मैनर जो कि हाई कोर्ट डायरेक्ट करेगी, रूल्स बनाएगी इस हवाले से। द प्रोविंशियल गवर्नमेंट में बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर require that when any part of the property described in a petition under section 10 subsection 1 is land of which a court of wards could assume the superintendence, the court shall also cause a notice as aforesaid to be served on the collector in whose district the minor ordinarily resides and on every collector in whose district any portion of the land is situated, and the collector may cause the notice to be published in any manner as he deems fit। प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो रिक्वायर करेगी कि वो उस प्रॉपर्टी पर भी जाके जो भी प्रिस्क्राइब की गई है डिस्क्रिप्शन में कि वहाँ पर भी नोटिस जो है वो लगाया जाएगा और उसकी सुपरिटेंडेंस जो है वो अज्यूम की जाएगी कोर्ट के ज़रिए। नो चार्ज शैल बी मेड बाय द कोर्ट, नो चार्ज शैल बी मेड बाय द कोर्ट और कलेक्टर फॉर द सर्विस ऑफ पब्लिकेशन ऑफ एनी नोटिस सर्व्ड और पब्लिश्ड अंडर सबसेक्शन 2। 12 है जी पावर टू मेक इंटरलोकेटरी ऑर्डर ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ माइनर एंड इंटरम प्रोटेक्शन ऑफ पर्सन एंड प्रॉपर्टी। इंटरलोकेटरी ऑर्डर भी कर सकती है कोर्ट और माइनर की इंटरम प्रोटेक्शन भी या इंटरम कस्टडी भी दे सकती है प्रॉपर्टी की। द कोर्ट में डायरेक्ट दैट द पर्सन इफ एनी हैविंग द कस्टडी ऑफ द माइनर शैल प्रोड्यूस हिम और काज हिम टू बी प्रोड्यूस्ड एट सच प्लेस एंड टाइम एंड बिफोर सच पर्सन एज इट अपॉइंट्स and may make such order for the temporary custody and protection of the person or property of the minor as it thinks proper. If the minor is a female who ought not to be compelled to appear in public, the direction under subsection 1 for her protection shall require her to produce in accordance with the customs and manners of the country। अगर तो मेल है चाइल्ड और या फिर तो उसको कोर्ट में पेश किया जाएगा या उसकी प्रॉपर कस्टडी जो है फॉर द टाइम बिंग किसी को भी कोर्ट टेम्परेरी बेसिस पर दे सकती है। अगर फीमेल है तो फिर उसको कस्टम के मुताबिक डील किया जाएगा। नथिंग इन सेक्शन शैल अथोराइज द कोर्ट टू प्लेस अ फीमेल माइनर इन द टेम्परेरी कस्टडी ऑफ पर्सन क्लेमिंग टू बी हर गार्डियन ऑन द ग्राउंड ऑफ हिज बीइंग हर हस्बैंड। अगर कोई पर्सन जो है वो उसका हस्बैंड होते हुए उसकी कस्टडी रिक्वायर कर रहा है और वो बच्ची जो है वो माइनर है, अनलेस ही इज़ ऑलरेडी इन हिज कस्टडी विद द कंसेंट ऑफ हर पेरेंट्स। अगर वो उसके पेरेंट्स की कंसेंट के साथ उसकी कस्टडी में है तो फिर तो उसे कस्टडी दे दी जाएगी, अदरवाइज कोर्ट जो है उसको सिर्फ इस वजह से नहीं देगी कि वो उसका हस्बैंड है माइनर का। इफ़ एनी पर्सन
to whom the temporary custody and protection of the property of a minor is entrusted to dispose of otherwise than by due course of law any person in possession of any of the property. 13 है जी hearing of evidence before making of order on the day fixed for hearing of the application as soon afterwards as may be the court shall hear such evidence as may be adduced in support of or in opposition of the application. एविडेंस रिकॉर्ड करेगी जो कोर्ट है, फिक्स डेट हेयर करेगी और उस दिन को हेयर करेगी एविडेंस जो भी उस की अपोजिशन में या सपोर्ट में दी गई एप्लीकेशन के. 14 है जी साइमल्टेनियस प्रोसीडिंग इन डिफरेंट कोर्ट इफ प्रोसीडिंग फॉर द अपॉइंटमेंट और डिक्लेरेशन ऑफ अ गार्डियन ऑफ अ माइनर आर टेकन इन मोर कोर्ट्स देन वन each of those courts shall on being appraised of the proceeding in the other court और कोर्ट स्टे द प्रोसीडिंग्स बिफोर इट. तो एक ही कोर्ट में ये रेस्ट जैसे उसके ऊपर अप्लाई होगा. अगर एक से ज़्यादा कोर्ट में एप्लीकेशन चल रही है तो एक कोर्ट डिसाइड करेगी, बाकी सारी स्टे हो जाएगी. If the courts are both or all subordinate to the same high court, they shall report the case to the high court and the high court shall determine in which the court the proceeding with respect to the appointment or declaration of guardian of the minor shall be had. और अगर वो सारी कोर्ट्स जो है वो एक ही हाई कोर्ट की सबॉर्डिनेट है तो फिर हाई कोर्ट डिसाइड करेगी कि किस कोर्ट ने वो डिसाइड करना है. In any other case in which proceedings are stayed under subsection 1, the court shall report the case to and be guided by such orders as they may receive from their respective provincial governments. और अगर वो अलग अलग अगर प्रोसीडिंग जो है वो कहाँ गया सबसेक्शन 1, द कोर्ट शैल रिपोर्ट द केस टू बी इन एनी अदर केस इन विच. इसके अलावा अगर किसी केस में जो प्रोसीडिंग है वो स्टे हुई हैं तो फिर क्या होगा, वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट को रिपोर्ट कीजिएगी और प्रोविंशियल गवर्नमेंट इस हवाले से डिसाइड करेगी. 15 अपॉइंटमेंट और डिक्लेरेशन ऑफ सेवरल गार्डियंस इफ द लॉ टू विच the minor is subject admits of his having two or more joint guardians of his person or property or both, the court may if it thinks fit appoint or declare them. Separate guardians may be appointed or declared of the person and of the property of a minor. person और property के लिए अलग अलग guardian appoint हो सकते हैं. if a minor has several properties, court may if it thinks fit appoint or declare a separate guardian for any one or more of the properties. तो कोर्ट जो है वो सेपरेट गार्डियन अपॉइंट कर सकती है. अगर माइनर की सेपरेट प्रॉपर्टीज है तो हर प्रॉपर्टी के लिए अलग गार्डियन भी अपॉइंट हो सकते हैं. 15 के तहत. 16 में है जी अपॉइंटमेंट और डिक्लेरेशन ऑफ गार्डियन फॉर प्रॉपर्टी बियॉन्ड जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट. इफ द कोर्ट अपॉइंट्स और डिक्लेयर्स अ गार्डियन फॉर एनी प्रॉपर्टी सिचुएट बियॉन्ड द लोकल लिमिट्स ऑफ इट्स जुरिस्डिक्शन, द कोर्ट हैविंग जुरिस्डिक्शन इन द प्लेस वेयर द प्रॉपर्टी इज सिचुएट शैल ऑन द प्रोटेक्शन ऑफ अ production of a certified copy of the order appointing or declaring the guardian, accept him as duly appointed or declared and give effect to the order. और अगर कोर्ट जो है वो ऑलरेडी कोई गार्डियन है तो उसको डिक्लेयर भी कर सकती है कि वो वही रहे अगर मुनासिब समझती है कोर्ट. 17 मैटर्स टू बी कंसिडर्ड बाय कोर्ट इन अपॉइंटिंग अ गार्डियन. गार्डियन अपॉइंट करने वाले तो कौन से मैटर्स को कंसिडर करना है कोर्ट ने. इन अपॉइंटिंग और डिक्लेयरिंग द गार्डियन ऑफ अ माइनर द कोर्ट शैल सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन बी गाइडेड बाय व्हाट consistently with the law to which the minor is subject appears in the circumstances to be for welfare of the minor. welfare of the minor देखेगी अपॉइंट करते हुए गार्डियन को. in considering what will be for the welfare of the minor, the court shall have regard to the age, sex, religion of the minor, character and capacity of the proposed guardian and his nearness of kin to the minor, the wishes if any of a deceased parent and any existing or previous relation of the proposed guardian with the माइनर और हिज प्रॉपर्टी. अच्छा जी, मैटर्स जो है कंसिडर किए जाएंगे माइनर को अपॉइंट करते वक्त. एक तो उसकी वेलफेयर देखी जाएगी, फिर वेलफेयर किस में देखी जाएगी, उसकी एज में, सेक्स में, रिलीजन में और माइनर का जो कैरेक्टर है उस गार्डियन का कैरेक्टर जो है या उसकी कैपेसिटी देखी जाएगी, उसका उससे क्या रिश्ता है और अगर उसके डिसीज पेरेंट की कोई विश है तो उसको देखा जाएगा या उसका रिलेशन देखा जाएगा प्रीवियस या प्रपोज गार्डियन का माइनर के साथ. If the minor is old enough to form an intelligent preference, the court may consider that preference. अगर माइनर जो है वो इतना एक ज़हीन है कि वो अपनी प्रेफरेंस बता सके तो फिर कोर्ट उसकी प्रेफरेंस को देखेगी. द कोर्ट शैल नॉट अपॉइंट और डिक्लेयर एनी पर्सन टू बी अ गार्डियन अगेंस्ट हिज विल. माइनर की विल के अगेंस्ट किसी भी पर्सन को गार्डियन अपॉइंट नहीं किया जा सकता. सेक्शन 18 है जी अपॉइंटमेंट और डिक्लेरेशन ऑफ कलेक्टर इन वर्च्यू ऑफ ऑफिस. वेयर अ कलेक्टर इज
appointed or declared by the court in virtue of his office to be guardian of the person or property or both of the minor, order appointing to declaring him shall be deemed to authorize and require the person for the time being holding the office to act as guardian of the minor with respect to his person or property or both as the case may be. 19. गार्डियन नॉट टू बी अपॉइंटेड बाय द कोर्ट इन सर्टेन केसेस, इन मामलात में गार्डियन अपॉइंट नहीं किया जाएगा. नथिंग इन दिस चैप्टर शैल ऑथराइज द कोर्ट टू अपॉइंट और डिक्लेयर अ गार्डियन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ अ माइनर हुज प्रॉपर्टी इज अंडर द सुपरिंटेंडेंस ऑफ द कोर्ट ऑफ वार्ड्स और टू अपॉइंट और डिक्लेयर अ गार्डियन ऑफ द पर्सन. अगर उसकी प्रॉपर्टी जो है वो कोर्ट ऑफ वार्ड के सुपरिंटेंडेंस में है तो फिर प्रॉपर्टी का कोई गार्डियन अपॉइंट नहीं किया जाएगा. ऑफ अ माइनर whose is married female and whose husband is not in the opinion of the court unfit to be guardian of her person. अगर वो फीमेल है और उसका हस्बैंड है तो फिर कोर्ट को लगता है अगर वो मुनासिब है उसके गार्डियन बनने के लिए तो फिर वही रहेगा. ऑफ अ माइनर हुज फादर इज लिविंग एंड इज नॉट इन द ओपिनियन ऑफ द कोर्ट अनफिट टू बी गार्डियन ऑफ द पर्सन ऑफ द माइनर. अगर उसका फादर है तो उसका फादर को गार्डियन बना दिया जाएगा. ऑफ अ माइनर हुज प्रॉपर्टी इज अंडर द सुपरिंटेंडेंस ऑफ द कोर्ट ऑफ वार्ड्स कंपिटेंट टू अपॉइंट अ गार्डियन ऑफ द पर्सन ऑफ द माइनर. और अगर उसकी प्रॉपर्टी जो है वो सुपरिंटेंडेंस ऑफ कोर्ट ऑफ वार्ड है तो फिर वो कंपिटेंट है अपॉइंट करने के लिए गार्डियन ऑफ द पर्सन और द माइनर. मतलब प्रॉपर्टी की अगर सुपरिंटेंडेंस है कोर्ट ऑफ वार्ड के पास और उसी को ही पर्सन का माइनर का भी वो पर्सन है तो फिर उसको वही अपॉइंट की जा सकती है. मतलब कोर्ट ही पर्सन और प्रॉपर्टी दोनों की गार्डियन हो सकती है. चैप्टर 3 है जिसका ड्यूटीज़ राइट्स एंड लाइबिलिटीज़. अब चैप्टर 5 से 19 तक तो अब चैप्टर 3 20 से स्टार्ट हो रहा है. जनरल fiduciary relation of guardian to ward. A guardian stands in a fiduciary relation to his wards and save as provided by the will or other instrument, if any, by which he was appointed, or by this act he must not make any profit out of his office. The fiduciary relation of the guardian to his ward extend to and affects purchases by the guardians of the property of the ward and by the ward of the property of the guardian immediately or soon after the ward has ceased to be a minor, and generally are transaction between them while the influence of the guardian still lasts or is recent. गार्डियन और वार्ड के दरमियान फिड्यूशियरी रिलेशन होगा और वो फिड्यूशियरी रिलेशन का एक्सरसाइज करते हुए कोई भी अपने राइट्स की वायलेशन नहीं करेगा, मतलब एक्सटेंशन नहीं करेगा, एक्सटेंड नहीं करेगा उसको, या परचेजेस बाय गार्डियन प्रॉपर्टी के साथ कोई भी मतलब मामला में छेड़छाड़ नहीं करेगा. इन शॉर्ट 21 में कहता है कैपेसिटी ऑफ माइनर टू एक्ट एज गार्डियन. अ माइनर इज इनकम्पिटेंट टू एक्ट एज गार्डियन ऑफ एन माइनर एक्सेप्ट हिज ओन वाइफ. माइनर जो है इनकम्पिटेंट है माइनर बनने के लिए सिवाय इसके कि उसकी बीवी हो और चाइल्ड, और वेयर ही इज द मैनेजिंग मेंबर ऑफ एन डिवाइडेड हिंदू फैमिली द वाइफ और चाइल्ड ऑफ अनदर माइनर मेंबर ऑफ दैट फैमिली. अगर हिंदू इनडिवाइडेड फैमिली का सबसे बड़ा बच्चा ही माइनर है तो फिर वो गार्डियन हो सकता है अपनी बीवी का या किसी और के बीवी बच्चों का. अच्छा जी, हाँ 22 है रिम्यूनरेशन ऑफ गार्डियन. गार्डियन की रिम्यूनरेशन क्या होगी? गार्डियन अपॉइंटेड और डिक्लेयर्ड बाय द कोर्ट शैल बी इंटाइटल्ड टू सच अलाउंस इफ एनी as the court thinks fit for his care and pains in the execution of his duties when an officer of a government as such officer is so appointed or declared to be guardian. Such fees shall be paid to the government out of the property of the ward as the provincial government by general or special order directs. वार्ड की प्रॉपर्टी में से उसको रिम्यूनरेशन दिया जाएगा जो गवर्नमेंट जो है डायरेक्ट करेगी स्पेशल या जनरल ऑर्डर के तहत. 23 है जी कंट्रोल ऑफ कलेक्टर एज गार्डियन. अ कलेक्टर अपॉइंटेड और डिक्लेयर्ड बाय द कोर्ट टू बी guardian of the person or property or both of a minor shall in all matters connected with the guardianship of his wards be subject to the control of the provincial government or of such authority as the government by notification in the official gazette appoints in this behalf. Guardian of the person 24 में duties of guardian of the person. A guardian of the person of a ward is charged with the custody of the ward and must look to his support, health and education and such other matters as the law to which the ward is subject requires. उसकी हेल्थ के हवाले से उसकी एजुकेशन के हवाले से उसकी लुक आफ्टर करेगा, उसको सपोर्ट करेगा गार्डियन. 25 में है जी टाइटल ऑफ गार्डियन टू कस्टडी ऑफ वार्ड. इसको जो हजानत के लिए जो एप्लीकेशन दी जाती है ना वो 25 के तहत दी जाती है गार्डियन और वार्ड एक्ट के तहत. If a ward leaves or removed from the custody of a guardian of his person, the court, if it is of opinion that it will be for the welfare of the ward to return the custody of his guardian, make an order for his return, and for the purpose of enforcing the order, may cause the ward
टू बी अरेस्टेड एंड टू बी डिलीवर्ड इनटू द कस्टडी ऑफ द गार्डियन। अगर गार्डियन वार्ड जो है वो गार्डियन की कस्टडी से भाग गया है या किसी ने उसको वहाँ उसकी कस्टडी से ले लिया है, रिमूव कर दिया, तो फिर जो है कोर्ट ऑर्डर करेगी कि वो वार्ड जो है उसी गार्ड जो अपॉइंटेड गार्डियन की कस्टडी में ही दिया जाए। For the purpose of arresting the ward, the court may exercise the power conferred on a magistrate of the first class by Section 100 of the Code of Criminal Procedure 1898 Act 5 of 1898। CRPC का 100 के तहत जो पावर्स है मजिस्ट्रेट की वो एक्सरसाइज कर सकती है गार्डियन एंड वार्ड कोर्ट। The residence of the ward against the will of his guardian with a person who is not his guardian does not if itself terminate the guardianship। जो रेजिडेंस ऑफ वार्ड अगेंस्ट द विल ऑफ गार्डियन, गार्डियन की विल के बगैर अगर रेजिडेंट जो है वो कहीं पर रह रहा है तो विद अ पर्सन हु इज़ नॉट हिज गार्डियन डज नॉट इटसेल्फ टर्मिनेट द गार्डियनशिप, तो गार्डियनशिप जो है वो टर्मिनेट नहीं होगी सिर्फ इस वजह से कि जो वार्ड जो है गार्डियन के साथ नहीं रह रहा, किसी और जगह पर रह रहा है। 26 रिमूवल ऑफ वार्ड फ्रॉम जुरिस्डिक्शन। A guardian of the person appointed or declared by the court, unless he is the collector or is a guardian appointed by will or other instrument, shall not, without the leave of court by which he was appointed or declared, remove the ward from the limits of its jurisdiction except for such purposes as may be prescribed. The leave granted by the court under subsection 1 may by special or general order may be defined by the order granting it। कोर्ट की मर्जी के बगैर जो गार्डियन है वो वार्ड को कहीं पर भी नहीं ले जा सकता। गार्डियन ऑफ प्रॉपर्टी 27 है ड्यूटीज ऑफ गार्डियन ऑफ प्रॉपर्टी। अ गार्डियन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ अ वार्ड इज बाउंड टू डील देयर विद एज केयरफुली एज अ मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस वुड डील विद इट इफ इट वर his own and subject to the provisions of this chapter he may do all acts which are reasonable and proper for the realization, protection and benefit of the property। 28 है जी पावर्स ऑफ टेस्टामेंट्री गार्डियन। वेयर अ गार्डियन हैज़ बीन अपॉइंटेड बाय विल और अदर इंस्ट्रूमेंट हिज पावर और टू मॉर्गेज और चार्ज और ट्रांसफर बाय सेल, गिफ्ट, एक्सचेंज और अदरवाइज मूवेबल प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू हिज वार्ड is subject to any restriction which may be imposed by the instrument unless he has under this act been declared guardian and the court which made the declaration permits by order in writing notwithstanding the restriction to dispose of any movable property specified in the order in a manner permitted by the court। कोर्ट की मर्जी के बगैर कोई भी टेस्टामेंट्री गार्डियन जो है वो गार्डियन जो है वो किसी भी मूवेबल प्रॉपर्टी कोर्ट को जो कि वार्ड से बिलोंग कर रही है उसको ट्रांसफ़र नहीं कर सकता, सेल नहीं कर सकता, एक्सचेंज नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता उसके साथ। 29 है जी limitation of powers of guardian of property appointed or declared by the court। Where a person other than a collector or than a guardian appointed by will or other instrument has been appointed or declared by the court to be guardian of the property of a ward, he shall not, without the previous permission of the court, mortgage, charge or transfer by sale, gift, exchange or otherwise any part of the immovable property of his ward or lease any part of the property for a term exceeding 5 years, for any term exceeding more than 1 year beyond the date on which the ward will cease to be a minor। लीज पे नहीं दे सकता, 5 साल के ज़्यादा के अरसे के लिए 1 साल तक दे सकता है और उसके अलावा सेल नहीं कर सकता, गिफ्ट नहीं कर सकता, एक्सचेंज नहीं कर सकता बगैर कोर्ट की परमिशन के। 30 है जी वाइडेबिलिटी ऑफ ट्रांसफर्स मेड इन कंट्रावेंशन ऑफ सेक्शन 28 और 29। अगर उसने कोर्ट की परमिशन के बगैर कोई ट्रांसफ़र कर दिया तो वो ट्रांसफ़र जो है वो वाइडेबल होगी, ट्रांजैक्शन वाइडेबल हो जाएगी। 31 प्रैक्टिस विद रिस्पेक्ट टू परमिटिंग ट्रांसफर्स अंडर सेक्शन 29। Permission to the guardian to do all any of the acts mentioned in section 29 shall not be granted by the court except in case of the necessity or of for an evident advantage to the ward। अगर वार्ड के फ़ायदे के लिए कोई प्रॉपर्टी जो है वो के हवाले से कोई ट्रांजैक्शन की जा रही है तो फिर कोर्ट परमिशन देगी, अदरवाइज नहीं देगी। द ऑर्डर ग्रांटिंग the permission shall recite the necessity or advantage as the case may be, describe the property with respect to which the act permitted is to be done and specify such conditions if any as the court may see fit to attach to the permission, and it shall be recorded, dated and signed by the judge of the court with his own hand, or when from any cause he is prevented from recording the order with his own hand shall be taken down in writing from his dictation and be dated and signed by him। अगर कोर्ट ने परमिशन ग्रांट करनी है तो फिर जज जो है वो खुद अपने हाथ से लिखेगा ऑर्डर और उसके पर साइन करेगा। द कोर्ट में
in its direction attached to the permission following among other conditions, namely कोर्ट जो है वो ये कंडीशन लगा सकती है, इसके अलावा भी लगा सकती है। दैट अ सेल शैल नॉट बी कंप्लीटेड विदाउट द सैंक्शन ऑफ द कोर्ट, कोर्ट की मर्जी के बगैर जो है वो सेल नहीं होगी। दैट अ सेल शैल बी मेड टू द हाईएस्ट बिडर बाय पब्लिक ऑक्शन, अगर पब्लिक ऑक्शन के जरिए सेल हो रही है तो फिर हाईएस्ट बिडर मतलब जो सबसे ज़्यादा अमाउंट लगेगी उस पर सेल की जाएगी बिफोर द कोर्ट, और सम पर्सन स्पेशली अपॉइंटेड बाय द कोर्ट फॉर द पर्पज एट अ टाइम एंड प्लेस टू बी स्पेसिफाइड बाय द कोर्ट after such proclamation and the intended sale as the court subject to any rules made under this act by the high court directs that a lease shall not be made in consideration of a premium or shall be made for such terms of years and subject to such rents and covenants as the court directs, that the whole or any part of the proceeds of the act permitted shall be paid into the court by the guardian to be disbursed therefrom or to be invested by the court or prescribed securities or to be otherwise disposed of as the court directs. Before granting permission to the guardian to do an act mentioned in section 29, the court may issue cause notice of the application for the permission to be given to any relative or friend of ward who should in its opinion receive notice thereof and shall hear and record the statement of any person who appears in opposition to the application. एप्लीकेशन जो है ये सेल वगैरह की परमिट करने से पहले कोर्ट जो है वो नोटिस करेगी उसके रिश्तेदार को या फिर गार्डियन को, जो भी कोर्ट को लगता है कि उसको सुना जाना ज़रूरी है, जो उस एप्लीकेशन को अपोज कर सकता है, तो फिर उसको नोटिस करेगी, उसको सुनने के बाद परमिशन ग्रांट होगी, अदरवाइज़ नहीं होगी। 32 है जी, वेरिएशन ऑफ पावर्स ऑफ गार्डियंस ऑफ प्रॉपर्टी अपॉइंटेड और डिक्लेयर्ड बाय द कोर्ट। अच्छा जी, आगे है वेयर अ गार्डियन of the property of the ward has been appointed or declared by the court and such guardian is not the collector, the court may from time to time by order define, restrict or extend his powers with respect to property of the ward in such manner and to such extent as it may consider to be for the advantage of the ward and consistent with the law to which the ward is subject। कोई भी वेरिएशन नहीं की जाएगी बगैर कोर्ट की परमिशन के। 33. Right of guardians appointed or declared to apply to the court for opinion in management of property of ward. A guardian appointed or declared by the court may apply by petition to the court which appointed or declared him for its opinion, advice or direction or any present question in respect of the management of administration of the property of his ward. If the court considered the question to be proper of summary disposal, it shall cause a copy of the petition to be served on, and the hearing thereof may be attended by such of the person interested in the application as the court thinks fit. The guardian stating in good faith the facts in the petition and acting upon the opinion, advice or direction given by the court shall be deemed so far as regards his own responsibility to have performed his duty as guardian in the subject matter of the application. Guardian जो है वो गुड फेथ में काम करेगा, जो भी करेगा उस वार्ड के हवाले से। 34 है जी, ऑब्लिगेशन ऑन गार्डियन ऑफ प्रॉपर्टी अपॉइंटेड और डिक्लेयर्ड बाय द कोर्ट। वेयर अ गार्डियन ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ अ वार्ड हैज़ बीन अपॉइंटेड और डिक्लेयर्ड बाय द कोर्ट एंड सच गार्डियन इज नॉट द कलेक्टर, ही शैल if so required by the court give a bond as nearly as may be in the prescribed fund to the judge of the court to ensure for the benefit of the judge for the time being with or without sureties as may be prescribed, engaging duly on account for what he may receive in respect of the property of the ward. Guardian जो है वो बॉन्ड जमा करवाएगा कोर्ट में, इफ सो रिक्वायर्ड बाय द कोर्ट डिलीवर द कोर्ट विद इन 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ हिज अपॉइंटमेंट डिक्लेरेशन बाय द कोर्ट और विद इन सच टाइम द कोर्ट डायरेक्ट्स द स्टेटमेंट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू वार्ड of the money and other movable property which he has received on behalf of the ward up to the date of delivering the statement and of the debts due on that date or to or from the ward। वार्ड के हवाले से 6 महीने के अंदर अंदर वो प्रॉपर अकाउंट देगा कि वो प्रॉपर्टी मूवेबल या मूवेबल या कोई भी अकाउंट जो उसे रिसीव हुए उससे रिलेटेड स्टेटमेंट देगा। इफ़ सो रिक्वायर्ड बाय द कोर्ट एग्जिबिट्स हिज अकाउंट्स इन द कोर्ट एज सच टाइम
एंड इन सच फॉर्म एज द कोर्ट फ्रॉम टाइम टू टाइम डायरेक्ट्स। कोर्ट बताएगी कि वो किस फॉर्म में किस टाइम पर अकाउंट जो है वो कोर्ट में जमा कराएगा। इफ़ सो रिक्वायर्ड बाय द कोर्ट pay into the court at such time as the court directs the balance due from him on those accounts or so much thereof as the court directs, and apply for the maintenance, education and advancement of the ward and of such persons as are dependent on him, and for the celebration of ceremonies to which the ward or any of those persons may be a party, and such portion of the income of the property of the ward as the court from time to time directs, and if the court so directs the wholly or part of that property। 34A है जी, पावर टू अवार्ड रिम्यूनरेशन फॉर ऑडिटिंग अकाउंट्स व्हेन अकाउंट्स आर एग्जिबिटेड बाय अ गार्डियन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ अवार्ड इन परसुएंस ऑफ अ रिक्वेजिशन मेड अंडर क्लास सी ऑफ सेक्शन 34 और अदरवाइज द कोर्ट में अपॉइंट अ पर्सन टू ऑडिट द अकाउंट्स एंड मे डायरेक्ट द रिम्यूनरेशन फॉर वर्क टू बी पेड आउट ऑफ द इनकम ऑफ प्रॉपर्टी। रिम्यूनरेशन जो है वो उसकी इनकम प्रॉपर्टी की इनकम में से दिया जाएगा गार्डियन को। 35 है जी, सूट अगेंस्ट गार्डियन वेयर एडमिनिस्ट्रेशन बॉन्ड वॉज टेकन where a guardian appointed to be or declared by the court has given a bond duly to account for what he may receive in respect of the property of his ward, the court may, on application made by petition and on being satisfied that the engagement of the bond has not been kept and upon such terms as to the security of providing that any money received by paid into the court or otherwise as the court thinks fit, assign bond to some proper person who shall thereupon be entitled to sue on the bond in his own name as if the bond had been originally given to him instead to the judge of the court, and shall be entitled to recover thereon or as a trustee of the ward in respect of any breach thereof। जो बॉन्ड जो है वो गार्डियन जमा करवाएगा वो किसी पर्सन को एडमिनिस्टर कर दिए जाएंगे और वो उसके साथ ऐसे ही डील करेगा जैसे कि उसके हैं वो बतौर ट्रस्टी वो काम करेगा। अगर गार्डियन जो है कोई वायलेशन करता है तो फिर वो बतौर ट्रस्टी उसके खिलाफ सूट फाइल कर सकते हैं बॉन्ड की पोजेशन के लेते हुए। 36 है जी, सूट अगेंस्ट गार्डियन वेयर एडमिनिस्ट्रेशन बॉन्ड वॉज नॉट टेकन। अगर एडमिनिस्ट्रेशन बॉन्ड नहीं लिए गए तो फिर क्या होगा, फिर गार्डियन अपॉइंटेड और डिक्लेयर्ड बाय द कोर्ट has not given a bond as aforesaid, any person with the leave of the court may as next friend at any time during the continuance of the minority of the ward and upon such terms as the aforesaid institute a suit against the guardian or in case of his death against his representative for an account of what the guardian has received in respect of the property of the ward and may recover in suit as trustee of the ward such amount as may be found to be payable by the guardian or his representative as the case। अगर बॉन्ड नहीं ली गई तो फिर कोई भी उसका नेक्स्ट फ्रेंड गार्डियन वार्ड का जो है वो उसके खिलाफ सूट फाइल कर सकता है कि वो उसके अकाउंट देगा। अगर उसकी डेथ होगी तो उसके रिप्रेजेंटेटिव के खिलाफ भी हो सकता है अकाउंट्स के वजह से। 37 है जी, जनरल लायबिलिटी ऑफ गार्डियन एज ट्रस्टी। Nothing in either of the two last foregoing sections shall be construed to deprive a ward or his representative of any remedy against his guardian or the representative of the guardian which not being expressly provided in either of those sections any other beneficiary of his representative would have against his trustee or representative of the trustee। गार्डियन जो है वो ट्रस्टी के तौर पर काम करेगा। टर्मिनेशन ऑफ गार्डियनशिप 38 right of survivorship among joint guardians on the death of one of two or more joint guardians the guardianship continues to survivor or survivors until the further appointment is made by the court। आखिरी सर्वाइवर तक, मतलब एक से ज़्यादा गार्डियन, एक मर गया तो दूसरा आ जाएगा, दूसरा मर गया तो तीसरा आ जाएगा, जब तक कि कोर्ट अपॉइंट नहीं कर देती नया गार्डियन। 39 है जी, रिमूवल ऑफ गार्डियन। गार्डियन को रिमूव किया जा सकता है किन ग्राउंड के ऊपर, कोर्ट जो है वो खुद भी कर सकती है और एप्लीकेशन पे भी कर सकती है। अगर उसने अब्यूज़ ऑफ ट्रस्ट किया है, अगर परफॉर्म नहीं की अपनी ड्यूटीज़, या उस इनकेपेबल हो गया परफॉर्म करने के, या इल ट्रीटमेंट किया है, या निगलेक्ट किया, या प्रॉपर केयर नहीं की वार्डियर के साथ, या किसी भी प्रोविज़न की इस एक्ट के तहत वायलेशन की है, या फिर कन्विक्शन उस को हो गई है किसी भी लॉ के तहत जो कि गार्डियन वार्ड कोर्ट को लगता है कि वो अनफिट हो गया अब बतौर गार्डियन रहने के लिए, या फिर उसके पास उसने कोई एडवर्स इंटरेस्ट अपना लिया है जो कि उसकी ड्यूटीज़ के ख़िलाफ़ था, या वो सीज हो गया, रिजाइड करने के लिए जुरिस्डिक्शन से बाहर चला गया, या फिर बैंकरप्ट हो गया, या इंसॉल्वेंट हो गया है, या फिर गार्डियनशिप की वजह से गार्डियन सीज हो गया है, मतलब गार्डियन रह ही नहीं सकता, वो कोई ऐसी डिसेबिलिटी हो गई है उसको। provided that guardian appointed by will or other instrument whether he has been declared by under this act or not shall not be removed। गार्डियन बाय विल को रिमूव नहीं किया जाएगा
for the cause mentioned in clause G, unless the adverse interest of accrued after the death of the person who appointed him, or it is shown that the person made and maintained the appointment in ignorance of the existence of the adverse or interest, or for the cause mentioned in clause H, unless the guardian such guardian has taken up such a residence as, in the opinion of the court, renders it impracticable for him to discharge the functions of the गार्डियन 40 डिस्चार्ज ऑफ गार्डियन गार्डियन का जो है वो उसके डिज़ायर पर भी डिस्चार्ज किया जा सकता है, तो वो एप्लीकेशन देगा कोर्ट को कि उसको डिस्चार्ज किया जाए, फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकता। अगर कोर्ट को लगता है कि सफिशिएंट रीज़न है उस एप्लीकेशन का कि उसको डिस्चार्ज कर देना चाहिए, तो फिर कोर्ट जो है वो ऑर्डर पास कर देगी उसको डिस्चार्ज का, और गार्डियन अपॉइंट करेगी कलेक्टर को कि वो फंक्शन परफॉर्म करे। 41 है जी सीजेशन ऑफ अथॉरिटी ऑफ गार्डियन। गार्डियन की अथॉरिटी कब सीज होगी? जब उसकी डेथ हो जाएगी, या उसे रिमूव कर दिया जाएगा, या डिस्चार्ज कर दिया जाएगा, या फिर कोर्ट ऑफ वार्ड जो को अज्यूम कर दिया जाएगा कि सुपरिटेंडेंट्स ऑफ द पर्सन ऑफ द वार्ड है, या फिर बाय वार्ड सीजिंग टू बाय माइनर। माइनर जब मेजर हो जाएगा तो फिर उसकी अथॉरिटी ख़त्म हो जाएगी। इन द केस ऑफ अ फीमेल, अगर फीमेल है उसकी और उसकी शादी पर, और अगर उसका हस्बैंड जो है वो अनफिट नहीं है उसका गार्डियन बनने के लिए, तो भी गार्डियन को अपॉइंटेड गार्डियन जो है वो उसकी अथॉरिटी जो है सीज हो जाएगी। और अगर वार्ड जो है जिसका फादर अगर अनफिट नहीं है गार्डियन होने के लिए, तो फिर उसके फादर को उसकी अथॉरिटी दी जाएगी, और जो गार्डियन है अपॉइंटेड गार्डियन वो सीज हो जाएगा। पावर ऑफ गार्डियन ऑफ द प्रॉपर्टी सीजेज, इसकी डेथ, रिमूवल और चार्ज के तौर पर। और अगर कोर्ट अज्यूम कर रही है उसकी सुपरिटेंडेंट वार्ड की, और बाय ये दोबारा रिप्रोड्यूस हो गया मेरा ख्याल। वेयर फॉर काज ऑफ पावर गार्डियन सीज द कोर्ट में रिक्वायर इफ़ ही इज़ डेड, जब वो मतलब सीज हो जाएगी उसकी अथॉरिटी, तो कोर्ट जो है वो नया गार्डियन अपॉइंट कर देगी। 42 अपॉइंटमेंट ऑफ सक्सेसर टू गार्डियन डेड, डिस्चार्ज और रिमूव्ड। और पहले वाले को रिमूव किया जाएगा तो फिर उसका सक्सेसर अपॉइंट कर दिया जाएगा उसी तरीके के साथ जैसे कि पहला अपॉइंट किया गया था। चैप्टर 4 है जी सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग प्रोविजंस। 43 ऑर्डर्स फॉर रेगुलेटिंग कंडक्ट और प्रोसीडिंग ऑफ गार्डियंस एंड इन्फोर्समेंट ऑफ दोज ऑर्डर। कोर्ट जो है वो एप्लीकेशन पर पर्सन इंटरेस्टेड ऑफ इन ऑन मोशन make an order regulating the conduct or proceeding of any guardian appointed or declared by the court where there are more guardians than one of ward, and they are unable to agree upon a question affecting his welfare of them, any of them apply to the court for its direction। एक अजान हो जाए, मैं चाह रही थी अजान से पहले ही ख़त्म हो चले। अच्छा जी, अगर वेयर देयर आर मोर गार्डियंस देन वन ऑफ द वार्ड एंड दे आर अनेबल टू अग्री अपॉन अ क्वेश्चन affecting his welfare, or any of them may apply to the court for its direction, and court make such respecting manner indifference as it thinks fit, except where it appears that the object of making an order under subsection 1 or subsection 2 would be defeated by the delay. The court shall, before making the order, direct notice of the application therefore, or of the intention of the court, to make as the case may be, to be given in case under subsection 1 the guardian, or in the case under subsection 2 to the guardian who has not been made the application. In case of disobedience to an order made under subsection 1 or subsection 2, the order may be enforced in the same manner as an injunction granted under rules 1 and 2 of order 39 of the first schedule of CPC। CPC के तहत जो स्टेट प्रोसीडिंग दी है उसके तहत डील किया जाएगा अगर प्रोसीडिंग ऑफ गार्डियन इन्फोर्समेंट ऑफ द ऑर्डर, अगर वो इन्फोर्स नहीं कर रहे ऑर्डर्स को इन्फोर्स करवाने के लिए मतलब। अच्छा जी, एक्सेप्ट इन अ केस अंडर सबसेक्शन 2 नथिंग इन दिस सेक्शन शैल अप्लाई टू अ कलेक्टर हु इज सच अ गार्डियन। कलेक्टर के ऊपर ये जो प्रोसीडिंग है वो अप्लाई नहीं होंगे। 44 कहता है जी पेनल्टी फॉर रिमूवल ऑफ वार्ड फ्रॉम जुरिस्डिक्शन। अगर जो गार्डियन ने वार्ड को जुरिस्डिक्शन से रिमूव किया है कोर्ट के, तो फिर उसके ऊपर पेनल्टी कितनी दी जाएगी उसको 1000 रुपीज़ टू और इम्प्रिजमेंट टू द सिविल जेल फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 6 मंथ, 6 महीने तक की उसको सजा हो सकती है और 1000 रुपये का जुर्माना। 45 penalty for contumacy in the following cases, namely if a person having the custody of a minor fails to produce him or cause him to be produced in compliance with the direction under section 12 subsection 1, or to do his utmost to compel the minor to return to the custody of his guardian in obedience to an order under section 25 subsection 1, or if a guardian appointed or declared by the court fails to deliver the court within the time allowed by the order under class B of section
34. A statement required under that class or exhibit accounts in compliance with the requisition under class C of that section to pay the court balance for due from him on the accounts in compliance with the requisition made. मतलब किसी भी प्रोविजन की अगर वो वायलेशन करता है अकाउंट्स के हवाले से या कस्टडी के हवाले से या जुरिस्डिक्शन के हवाले से तो क्या क्या उसको पेनलाइज किया जाएगी पेनल्टी फॉर कंट्रीब्यूसी मतलब कंटेम्प्ट के हवाले से. इफ़ अ पर्सन हु हैज सीज टू बी अ गार्डियन और the representative of such person fails to deliver any property or accounts in compliance with the requisition under section 41 of subsection 3. The person guardian or representative as the case may be shall be liable by order of the court to fine not exceeding 100 rupees and in case of recusancy required से है recusancy to further fine not exceeding 10 rupees for each day after the first during of which the default continues and मतलब अगर वो कंटिन्यू करता है अप्लीकेशन ना परफॉर्म करने से ये कंटेम्प्ट करने से तो फिर उसको हर दिन जो है वो 10 रुपये के हिसाब से पेनल्टी दी जाएगी एंड नॉट एक्सीडिंग 500 रुपीज़ और टोटल जो है 500 से ज़्यादा की नहीं हो सकती एंड टू डिटेन इन द सिविल जज अंटिल अंडरटेक्स टू प्रोड्यूस द माइनर टू काज हिम टू बी प्रोड्यूस्ड और टू कंपेल हिज रिटर्न और टू डिलीवर द स्टेटमेंट और एग्जिबिट द अकाउंट्स और टू पे द बैलेंस और टू डिलीवर द प्रॉपर्टी ऑफ अकाउंट्स एट द केस में और उसे तब तक जेल में रखा जा सकता है जब तक कि वो प्रॉपर अकाउंट्स नहीं दे देता. If a person who has been released from detention on giving an undertaking under subsection 1 fails to carry out the undertaking within the time allowed by the court may cause him to be arrested and recommitted to the civil judge. और अगर वो अंडरटेकिंग देता है कि मैं सारे अकाउंट देता हूँ लेकिन वो नहीं देता तो फिर उसे दोबारा री अरेस्ट कर लिया जाएगा सिविल जेल में. 46. Such reports by collector and subordinate court. The court may call upon the collector or upon any court subordinate to the court for a report on any matter arising in any proceeding under this act and treat the report as evidence for the purpose of preparing the report. The collector or the judge of the subordinate court as the case may be shall make such inquiry as he deems necessary and may for the purposes of the inquiry exercise any power of compelling the attendance of a witness to give evidence or produce a document which is conferred or on a court by the collector by the code of civil procedure 1908. कलेक्टर जो है वो रिपोर्ट देगा सबॉर्डिनेट कोर्ट को उस हवाले से सारी. 47. Orders appealable. An appeal shall lie to the High Court from an order made by a court under section 7 appointing or declaring or refusing to appoint or declare a guardian, under section 9 subsection 3 returning an application, under section 25 making or refusing to make an order for the return of the ward to the custody of his guardian, under section 26 refusing leave for the removal of a ward from the limits of the jurisdiction of the court or imposing conditions with respect to thereto, or under section 28 or section 29 refusing permission to a guardian to do an act referred in this section, or under section 32 defining, restricting or extending the powers of a guardian, or under section 39 removing guardian, or under section 40 refusing to discharge a guardian, or under section 43 regulating the conduct or proceeding of a guardian, or setting a matter in difference between joint guardians, or enforcing the order, or under section 44 or section 45 imposing penalty, provided that the where order from which an appeal is preferred is passed by an officer subordinate to a district court, the appeal shall lie to the district court. 48. Finality of order. Other orders the same as provided by the last foregoing section and section 115 of the Code of Civil Procedure. An order made under the act shall be final and shall not be liable to be contested by suit or otherwise. 49 is the cost. The cost of any proceeding under this act, including the cost of maintaining a guardian or other person in the civil jail, shall subject to any rules made by the High Court under this act be in the discretion of the court in which the proceeding is had. 50. Power of High Court to make rules. High Court की power है कि वो रूल बनाएगी. In addition to any other power, make rules conferred expressly or impliedly by this act, the High Court may from time to time make rules consistent with this act as to the matters respecting which and the time at which reports should be called for from collectors and subordinate courts, as to the allowances to be granted
to any thus and the security to be required from the guardians and the cases in which such allowances should be granted. As to the procedure to be followed with respect to applications of guardians for permission to do acts referred in section 28 and 29. As to the circumstances in which such requisition as are mentioned in clause A, B, C, and D of Section 34 should be made as to the preservation of statements and accounts delivered and exhibited by the guardians, as to the inspection of those statements and accounts by persons interested, as to the audit of accounts under Section 34A, the class of persons who should be appointed to audit accounts and the scales of remuneration to be granted to them, as to the custody of money and securities for money belonging to wards, as to the securities on which money belonging to wards may be invested, as to the education of wards for whom guardians not being collector have been appointed or declared by the court, and generally for the guardians guidance of the court is carrying out the purpose of this act. Rules under clause A and I of subsection 1 shall not have effect until they have been approved by the provincial government, nor shall any rule under this section have effect until it has been published in the official gazette. 51, 52 और 53 जो है इसका रिपील्ड है और शेड्यूल भी इसका रिपील्ड है. चलो ये था गार्डियन एंड वार्ड एक्ट. थैंक यू फॉर लिसनिंग. फिर मिलते हैं किसी और कंप्लीट लेक्चर के साथ. अल्लाह हाफिज़.